Hello guys, welcome to our YouTube channel Smart Biology Center, Biology for All। तो मैं बायोलॉजी के बारे में इस वीडियो में कुछ स्टडी करूँगा। स्पेशली ये बायोलॉजी के बारे में है, लेकिन अगर आप मैथ से हैं, केमिस्ट्री से हैं, फिजिक्स से हैं या साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं या नए भी पढ़ने वाले हैं, ये वीडियो जो है आप सभी के लिए है। ठीक है, मैं तो सब्जेक्ट का बात करूँगा ही करूँगा, बायोलॉजी के बारे में बताऊँगा ही बताऊँगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि बायोलॉजी जो है सिर्फ और सिर्फ बायो के स्टूडेंट को ही नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि और सारे स्टूडेंट्स जो अदर फील्ड से बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए भी बायोलॉजी के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, नेवी या फिर और भी कोई डिफेंस में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो बायो से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, उनके सिलेबस में बायोलॉजी होता है। तो मैं जो है बायोलॉजी के बारे में सारा चीज़ बताऊंगा और एक डिटेल सीरीज़ में मैं सारा चीज़ का जानकारी दूंगा। तो ये चैनल थोड़ा सा जो है यूनिक होने वाला है। क्यों होगा यूनिक? क्योंकि मैं अपने चैनल में सीक्वेंसिंग के थ्रू, जो बहुत सारे आप यूट्यूब पे चैनल देखे होंगे, जैसे कि आप अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स, जैसे कि आप लाइफ प्रोसेस सर्च मारेंगे, 1000 वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। लाइफ प्रोसेस ये होता है, ऐसे होता है, ये ऐसे प्रोसेस, ये सभी आप लोग जानते भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ लाइफ प्रोसेस के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि और सारी कुछ ऐसे जानकारियाँ दूंगा, ऐसे इंफॉर्मेशंस दूंगा जो कि आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, और ये चैनल यूनिक इसलिए रहेगा क्योंकि मैं आपको स्टडी के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे नॉलेज जो कि आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे होंगे जो कि एक आदमी को या एक ह्यूमन जो भी हैं उनको जानना ज़रूरी होता है अबाउट द बायोलॉजी की है क्या। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना। तो पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी है क्या? तो आप सभी लोग जानते हैं कि बायोलॉजी में हम लोग वैसे चीज़ों को डील करते हैं जैसे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग बायोलॉजी में सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डील करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि लाइफ अपना स्पैम होता है, वो लाइफ जीते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री तो बायोलॉजी का हिस्ट्री जो है बहुत पहले से शुरू होता है। इसमें हम लोग हिस्ट्री में जानेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट बायो के टर्म को डिफाइन किए थे। तो हिस्ट्री में अगर हम बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वह एरिस्टोटल को बोला जाता है। तो एरिस्टोटल जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी है, मतलब कि ये फर्स्ट टर्म जो दिए थे बायोलॉजी, ये एरिस्टोटल दिए थे। इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एरिस्टोटल के जो फादर थे, उनके जो पिताजी थे, वो क्या करते थे? तो एक उनका सबमरीन था, वो पानी शिप था। ठीक है, शिप पर जो है कभी कभी एरिस्टोटल को ले करके जाते थे, और वहाँ जाने के क्रम में एरिस्टोटल जो है वो बहुत सारे वैरायटी के समुद्र में बहुत सारे फिशेस वगैरह होते थे, उनको देखते थे और देख करके उनको अच्छा लगता था। तो वो अपने ही नाव पर उसको जो है सजा करके रखने लगे, एक्वेरियम टाइप से बना करके रखने लगे। तो कहीं भी जाते तो कुछ ऐसा
जो है अच्छा यूनिक दिखने वाले जितने भी एनिमल्स होते थे उनको पकड़ करके रख लेते थे, और रखने के बाद अपने जो जहाज़ था उनमें एक स्पेशल रूम रख लिए और वहाँ पर जो है उन सबको प्रिजर्व करने लगे। और जो लोग आते थे तो उनको दिखाते थे कि ये मेरा कलेक्शन है, ये ऐसे है ऐसे है। जैसे जैसे टाइम गुजरते गया इनका जो कलेक्शन था वो लार्ज वैरायटी में बढ़ता चला गया। हर एक स्पीसीज का एक एक जो है ऑर्गेनिज्म रखे हुए थे। तो अब वो सोचे कि जब इनका कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो सोचे कि अब कोई पूछे तो हमको किस तरह से जवाब देना है कि ये क्या है, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, क्या करता है, कैसे खाता है, क्या खाता है। तो ये कुछ हिस्ट्री है यहाँ, जिन्होंने बायोलॉजी के इस टाइम को देने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जूलॉजी में तो एरिस्टोटल थे कि उन्होंने अपना टर्म दिया जूलॉजी। बॉटनी के टर्म किसने दिया था, यानी फादर ऑफ बॉटनी किसे कह सकते हैं, थियोफिस्ट। ठीक है, बॉटनी के जो फादर थे वो थियोफिस्ट थे। मॉडर्न बॉटनी के कौन हो गए, तो लीनियस। मॉडर्न बॉटनी के लीनियस। जेनेटिक्स के कौन हुए, तो जेनेटिक्स के आप सिर्फ मेंडल याद रख सकते हैं, पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, लेकिन आप मेंडल से भी याद रख सकते हैं क्योंकि मेंडल फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जेनेटिक्स का पहला खोज किया था मटर के प्लांट पर, पी प्लांट पर। मॉडर्न जेनेटिक्स ये फर्स्ट हुए। अब मॉडर्न जेनेटिक्स में बहुत सारा चीज़ें ऐड किया गया, तो इनको किसने दिया, मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन। मॉर्गन से भी याद रख सकते हैं हम लोग। तो मॉर्गन नाम की एक मूवी भी आई थी जिसमें इवोल्यूशन के टर्म को दिया गया था। तो मॉर्गन जो है जनरली इवोल्यूशन के टर्म को डिफाइन करके नया जेनेटिक्स बनाए थे, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी जब मैं पढ़ाऊंगा जब सेल के बारे में, तो वहाँ पर भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से रॉबर्ट हुक का योगदान था। तो सेल बायोलॉजी के फादर कौन है, तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, फंगल साइंस, तो फंगी के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, फर्मेंटेशन में काम आता है या डिकम्पोजर के रूप में भी होता है। तो फंगल साइंस के जो है मिशेल ने दिया था, फंगल साइंस का मिशेल ने। ठीक है, फंगल साइंस के फादर मिशेल हुए। और यहाँ पर बैक्टीरियोलॉजी, जितना टाइप के बैक्टीरिया का स्टडी करना होता है इसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इसे किसने दिया था, ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरियोलॉजी का सिद्धांत दिया था। माइक्रोबायोलॉजी, मैंने बताया था माइक्रोबायोलॉजी में थोड़ा देर पहले कि माइक्रोबायोलॉजी जो है वह माइक्रो लेवल पे होता है, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इन सभी के स्टडी को कहते हैं माइक्रोलॉजी। तो इनमें इसको इनके फादर कौन है, तो लुइस पास्चर। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, लुइस पास्चर। ठीक है, इम्ब्रियोलॉजी, इम्ब्रियो के बारे में स्टडी करने को इम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इम्ब्रियो आप लोग जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और उसी को इम्ब्रियो कहते हैं। तो इम्ब्रियोलॉजी के फादर कौन है, वान बेयर। कौन है, वान बेयर। प्लांट एनाटॉमी, एनाटॉमी के बारे में जानते होंगे। एनाटॉमी का मतलब होता है कि आप इंटरनली स्ट्रक्चर क्या है किसी भी, जैसे बॉडी मेरा है, ये तो हमारा ऊपर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन अंदर का क्या स्ट्रक्चर है एनाटॉमी में आता है। तो प्लांट के स्ट्रक्चर, अंदर के स्ट्रक्चर को किसने किया था, तो एन ग्रेहू। ये साइंटिस्ट हैं जो कि प्लांट एनाटॉमी के लिए फेमस हुए। इम्यूनोलॉजी, हमारे बॉडी में या हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी के बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं इम्यून सिस्टम। और इसी की डिस्कवरी किसने किया था, तो एडवर्ड टेनर साइंटिस्ट है जो इम्यूनोलॉजी का खोज किए थे। ठीक है, यहाँ तक तो था कुछ कॉमन, सारे जगह पे मिलने वाले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना टर्म दिया। लेकिन कुछ इंडियन साइंटिस्ट भी थे जो कि कुछ काम किए हैं, मैं उनका भी नाम लिख दे रहा हूँ।
तो सम इंडियन साइंटिस्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला इंडियन ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी में हम लोग जनरली ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रायोफाइटा क्या है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइटा होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, प्लांट किंगडम में भी आऊँगा, वहाँ बताऊंगा कि ब्रायोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा क्या है, थैलोफाइटा क्या है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्या है। तो ब्रायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म दिए हैं, इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर कौन है, तो एस.आर. कस्लर। ठीक है। अब इंडियन इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं सारे इकोलॉजी में आते हैं। तो इंडिया में इकोलॉजी टर्म कौन दिया, तो आर मिश्रा, इनके फादर आर मिश्रा थे। फंगल साइंस के तो ई जे बुल्टर, ठीक है, बटलर, सॉरी बटलर। फंगल साइंस के कौन थे, तो ई जे बटलर, ठीक है। एल्गी साइंस के कौन थे, तो एम ओ इंगर, ठीक है। ये दो आप लोगों को टर्म कुछ नया लग रहा होगा, जो बायोलॉजी से है वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो बायोलॉजी से नहीं है ये टर्म जो है अलग लग रहा होगा। फंगल क्या है, एल्गी क्या है, तो फंगल के बारे में यहाँ भी हम लोग देखेंगे। फंगल साइंस तो ये वर्ल्ड लेवल पे हो गया, लेकिन ये इंडिया में फंगल साइंस का कौन किए थे, इसे बटलर, और अलगल साइंस का एम ओ एंगर, ठीक है। तो ये जो है एल्गी और फंगी, इसके बारे में हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे जब प्लांट किंगडम में आएंगे, और ये काफ़ी बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और जानने वाला भी है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को, तो एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है जिसको कहते हैं लाइकेन, ठीक है। इसके बारे में भी बताऊंगा, काफ़ी अच्छा ये ऑर्गेनिज्म है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बना हुआ होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि बायोलॉजी के कितने ब्रांच हैं, कितने सब ब्रांच हैं। तो बायोलॉजी जो है जनरली जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला एनिमल, दूसरा प्लांट और तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये 3 कैटेगरी में बायोलॉजी को डिफाइन किया गया। 3 कैटेगरी क्या थी, तो पहला जो है एनिमल, इनको बोला गया जूलॉजी, इनको बोला गया बॉटनी, और इनको बोला गया माइक्रोबायोलॉजी। मतलब कि हम लोग जूलॉजी में एनिमल की स्टडी करेंगे, बॉटनी में प्लांट का, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करेंगे। तो इन सभी को मिला करके बायोलॉजी को डिफाइन किया गया, ठीक है। तो बायोलॉजी 3 पार्ट में। तो एरिस्टोटल जो थे वह जूलॉजी पर यानी एनिमल्स को इकट्ठा किए थे, ठीक है। बॉटनी के जो थे वह अलग साइंटिस्ट बने, क्योंकि जो एरिस्टोटल जो थे वो बॉटनी को जो है नहीं किए थे, ठीक है। प्लांट्स को नहीं छोड़ दिए थे, वो सिर्फ एनिमल्स को, वैरायटी ऑफ फिशेस को सिर्फ किए थे, एनिमल्स को नहीं किए थे। माइक्रोबायोलॉजी में जितने भी छोटे छोटे यानी माइक्रोस्कोप का जब खोज हुआ, इन्वेंशन हुआ, तब जाकर के माइक्रोबायोलॉजी का कंप्लीट और डिटेल स्टडी को, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात करें तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में फर्स्ट होता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन। सेकेंड थिंग्स क्या होता है, हमारा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल शेप एंड साइज। एक्सटर्नल शेप एंड साइज का मतलब जो बाहर हमको दिख रहा है कि किस टाइप का उसका बाहर से शेप है, साइज क्या है, बड़ा है, छोटा है, ये होता है। थर्ड होता है एनाटॉमी। तो इसका जस्ट ये बाहर वाला था तो ये अंदर वाला हो जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर।
इंटरनली कैसा है उसका स्ट्रक्चर, अंदर और क्या क्या चीज़ है, ये सब हम लोग एनाटॉमी में देखते हैं। थर्ड फोर्थ होता है हमारा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब टिश्यू स्ट्रक्चर, स्किन, जो स्किन बना हुआ है वो किस चीज़ का है, इसको हम लोग पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी में। टिश्यू स्ट्रक्चर किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। पांचवा टाइप्स है हमारा साइटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो ऐसे सेल वर्क करता है, किसी में प्लांट में कैसा सेल होता है, एनिमल में कैसा सेल होता है, और हमारा जो थर्ड टॉपिक पढ़े थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनमें कैसा कैसा सेल्स होते हैं। फिफ्थ नंबर का है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, यानी केमिस्ट्री वाला इसमें चीज़ आ जाते हैं, जिसमें कहते हैं सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, यानी हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का साइकिल चलता है, वो सारा चीज़, यानी एनर्जी कंजर्वेशन वाले जितने भी होते हैं, विटामिन का सिंथेसिस, मिनरल का सिंथेसिस, और भी डिजीज से लड़ने के लिए जितने भी सारे होते हैं वो आते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। जो सिक्स टॉपिक है हमारा एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या है, तो हम लोग एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि जितने रिप्रोडक्शन के बाद वाले प्रोसेस होते हैं एक बॉडी के अंदर, क्या क्या फर्टिलाइजेशन होता है, और जो जाइगोट होता है उसके ग्रोथ का स्टडी करते हैं। तो इस तरह से हमारे 6 ब्रांचेज हम आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं बायोलॉजी में सेवेंथ जो होता है वो इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है इन्वायरमेंट। ठीक है, हम लोग स्टडी करते हैं इकोलॉजी में इन्वायरमेंट, उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे पर इंटर इंडिपेंडेंट होते हैं। सपोज दैट कि हम ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस किस तरह से अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, हम इन सभी के स्टडी करते हैं। अगला होता है जेनेटिक्स, यानी डीएनए, आरएनए, कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस वगैरह, ये सारी स्टडी की जाती है जेनेटिक्स में, यानी कि जनरेशन बाय जनरेशन कैसे हम लोग का कैरेक्टर्स अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, यही है डीएनए, आरएनए और कैरेक्टर्स। तो ये सारा सब चीज़ जो है हम लोग मॉलिक्यूलर डीएनए यानी जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। अगला होता है इवोल्यूशन। अब सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो शुरुआत हुआ था, अर्थ का शुरुआत हुआ था, वो एक सिंगल बैक्टीरिया से हुआ था। पहले कुछ नहीं था, पृथ्वी जल रही थी, अर्थ जो है पूरा आग लगा हुआ था चारों तरफ। फिर धीरे धीरे जो है वो एडेप्टेशन शुरू हुआ। पहले जो है बैक्टीरिया आया, वो डेवलपमेंट करते गया, और जैसे जैसे कुछ लोग ज़मीन पे आ गए, कुछ लोग हवा में उड़ने लगे, कुछ पानी में ही रहने लगे, तो उनमें क्या हुआ, एडेप्टेशन हुआ, वो एडेप्ट करते गए और उनमें वेरिएशन आते गया। और अभी हम लोग जानते भी हैं कि हम लोग आदि मानव थे, आदि मानव से अभी हम लोग सिंपल ह्यूमंस जैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट जो है वह हमारा होता है एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, एक्सोबायोलॉजी में क्या होता है, लाइफ ऑफ आउटर स्पेस, यानी कि सर्चिंग, हम लोग एक्सोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं कि हमारे आउटर स्पेस में क्या लाइफ एग्जिस्ट करता है, तो उस वाले स्टडी को हम लोग कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। तो ये कुछ ब्रांच थे हमारे बायोलॉजी के, बट सिर्फ इतना ही ब्रांच नहीं है। आप लोग अगर बहुत सारे जगह पे देखेंगे तो ये बहुत सारे वैरायटीज़ के ब्रांच अभी और हैं। मैंने सिर्फ 10 लिखा है जो इम्पॉर्टेंट है, हम लोग डेली बेसिस पे इसका स्टडी करते हैं। तो ये 10 हम लोग ब्रांच थे, इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं बायोलॉजी के। बायोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेज हैं और बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ हम लोग अपना स्कोप को हम लोग स्टडी करते हैं। स्कोप ऑफ बायोलॉजी मतलब कि बायोलॉजी में क्या क्या स्कोप है। मैंने बायोलॉजी में बहुत सारे स्कोप्स हैं, यहाँ स्कोप्स की कोई कमी ही नहीं है, बल्कि बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे फील्ड है जो वैकेंट रहता है, क्योंकि वहाँ पर जा नहीं पाते लोग, उस पर स्टडी कर नहीं पाते हैं, करते ही नहीं हैं। तो ऐसे बायोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा स्कोप हैं, भरे पड़े हैं। ठीक है,
इसलिए बायो का फील्ड जो है वो काफ़ी बड़ा है। आप अगर देखें तो फर्स्ट होता है जूलॉजी, यानी कि हम लोग एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं और ये जो जूलॉजी करते हैं वो बनते हैं जूलॉजिस्ट, ठीक है। तो वो नए नए और ऑर्गेनिज्म को खोजते हैं, ठीक है। दूसरा होता है बॉटनिस्ट, यानी प्लांट का स्टडी, तो उनको बोलते हैं बॉटनिस्ट, ठीक है। तो वो स्टडी करते हैं प्लांट के ऊपर, नए नए प्लांट्स का खोज करेंगे, ठीक है। तीसरा जो है हमारा है जेनेटिक्स, यानी कि हम लोग जीन के बारे में, डीएनए आरएनए के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग जेनेटिक्स में क्यों पढ़ते हैं, तो जेनेटिक्स में हम लोग मेंडल के एक्सपेरिमेंट वगैरह देखे थे, डाईहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराए थे। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जेनेटिक्स जो मेनली यूज होता है वह इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, कि बॉटनी और जूलॉजी में जो प्रेजेंट में है उनके इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है। ये सारा स्टडी हम लोग, यानी क्रोमोजोम के, हम अपने क्रोमोजोम को सुधारने का जो स्टडी होता है वो जेनेटिक्स में होता है। तो हम लोग बहुत सारा पढ़े होंगे कि बायोलॉजी में बहुत नए नए ऑर्गेनिज्म, थोड़ा वैरायटी के क्रॉप्स यूज होते हैं, जैसे कि आप लोग चावल का, धान का, जो प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छे होते हैं, कम पानी में सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये सारा स्टडी जो है जेनेटिक्स में होता है। अगला है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस पे, जैसे कि अब जो दवा बनता है, ठीक है, तो बहुत सारे दवा, जैसे विटामिन का दवा आप लोग सुनते हैं, विटामिन का दवा खाइए, विटामिन सी का दवा खाइए, ठीक है। तो वो सब जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से बनता है, ठीक है। जितने भी प्रकार के मेडिसिन वगैरह हो गए सारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में हम लोग स्टडी करते हैं। पांचवा हो गया इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस में हम लोग स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, कि इन्वायरमेंट में हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से क्या इफेक्ट हो रहे हैं, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज है वो क्यों इंडेंजर्ड हो रहे हैं, इन सब की स्टडी को हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस में लेते हैं। तो ये करने वाले जो है ये जनरली इन्वायरमेंट के ऑफिसर बनते हैं। जैसे कि आप कोई फैक्ट्री लगाने वाले हैं, ठीक है, तो आप किससे जो है परमिशन लीजिएगा, तो इन्वायरमेंटल साइंस के जो ऑफिसर होंगे, जो ऑफिसर रिक्रूट होंगे, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़े होंगे, उनसे आप परमिशन लीजिएगा कि हाँ वो आपके प्रोजेक्ट को देखेंगे और देखेंगे क्या इन्वायरमेंट पर इसका कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे बायो इन्फॉर्मेशन, बायो इन्फॉर्मेटिव, इसमें क्या होता है, तो जनरली हम लोग कंप्यूटराइज, अभी जो है हम लोग बहुत सारा टेस्टिंग वगैरह होता है, टेस्टिंग किट्स बनते हैं, तो वो सारे के सारे किस में होते हैं, तो बायो इन्फॉर्मेटिव में होते हैं। जैसे एमआरआई स्कैन, हम लोग माइंड का स्कैन करते हैं, अपने बॉडी का स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, तो वो सारा जो है बायो इन्फॉर्मेटिव में किया जाता है, ठीक है। अगला हो गया फूड टेक्नोलॉजी में, यानी फूड टेक्नोलॉजी। फूड में अब कहेंगे फूड में क्या टेक्नोलॉजी, वो तो प्लांट्स देते हैं, तो नहीं, फूड टेक्नोलॉजी भी होते हैं। तो क्या होता है फूड टेक्नोलॉजी, तो इसमें हम लोग बहुत वैरायटी के फूड को इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि कोई फूड है जो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर प्रोडक्शन करेगा तो उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाएंगे, अब उस न्यूट्रिएंट वैल्यू को मेंटेन करने के लिए फूड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव, मतलब प्रिजर्व किए हुए, हम लोग पाउडर वाला दूध पीते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो वो समय के साथ ख़राब ना हो, इसके लिए ये सारा टेक्नोलॉजी कहाँ पढ़ाई होता है, हम लोग इसमें, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग इसमें स्कोप क्या है, इसमें स्कोप यही है कि जितने भी हम लोग प्रिजर्व करने वाले फूड हैं, लेज हो गए, चिप्स हो गए, दाल मोट हो गए, मिक्सचर हो गए, सब बहुत सारे आप लोग खाए भी होंगे, तो ये सब जो है यहाँ से सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू देखेंगे, ये सारा चीज़ देखेंगे, ये सब फूड टेक्नोलॉजी में होता है। दूसरा हम लोग पढ़े हैं वेटनरी। वेटनरी आप लोग सभी जानते हैं कि एनिमल्स के डॉक्टर को वेटनरी कहते हैं, ठीक है। और मरीन बायोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, मरीन का मतलब होता है समुद्र में रहने वाले, ठीक है। तो समुद्र में जितना स्टडी हम लोग करते हैं वो सब मरीन बायोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। ये जो स्टडी करके जो बनते हैं साइंटिस्ट, वो होते हैं मरीन बायोलॉजिस्ट, जो कि समुद्र के अंदर का खोज करते हैं, कितने ऑर्गेनिज्म हैं,
क्या हो रहा है समुद्र के अंदर, कैसे कैसे चीज़ हो रहे हैं, ये सब हम लोग ऑर्गेनिज्म का बारे में बात करते हैं। फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस में क्या होता है, आप लोग सीआईडी तो देखे ही होंगे, सब लोग सीआईडी देखते होंगे, हम भी देखे हैं, बहुत देखते हैं। उसमें डॉक्टर साड़ूके जी हाँ, डॉक्टर साड़ूके वो क्या करते हैं, तो कोई भी डेड बॉडी आता है तो उसको खूब पोस्टमार्टम करते हैं, केमिकल एनालिसिस करते हैं, क्या है, कैसे मरा, कब मरा, कितना दिन मरा, ये सारे स्टडी होते हैं फॉरेंसिक साइंस में। तो स्कोप हमारा वहाँ है। अगर हम लोग किसी भी ब्रांच में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अगला जो है 11th हमारा है मेडिकल। मेडिकल मतलब डॉक्टर्स, ठीक है। आप लोग सभी को जानते होंगे इस मेडिकल के फील्ड में ही करीब 100 से ज़्यादा वैकेंसीज जो है यहीं पे होते हैं। वीडियो में हमने देखा कि क्या है बायोलॉजी, क्या है इनके ब्रांचेस और इनके स्कोप्स क्या क्या है। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हों कि बायोलॉजी क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है सभी को जानना। अब आप कहिएगा कि सर आपने तो जितना सारा चीज़ बताया, जो बायोलॉजी लेने वाले हैं उन लोग के लिए प्रॉफिट की बात कह दी। अब बताइए कि अब हम मैथ से हैं या हम फिजिक्स से हैं या हम आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं, तो हम आपका चैनल क्यों देखेंगे, क्यों हम लोग आपके बायोलॉजी के बारे में देखेंगे। तो मैं उन लोग के लिए भी बता दूं कि जो मैं वीडियो लाया हूँ या लाऊंगा, आगे भी नए नए वीडियोस डालते रहूँगा, तो उसमें मैं बेसिकली स्टडी करूँगा बायोलॉजी के बारे में ही। लेकिन वह इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट है उस पर तो बात करूँगा ही करूँगा, सारा चीज़ बताऊँगा ही बताऊँगा। इसके साथ साथ मैं कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस दूंगा, ऐसे चीज़ बताऊंगा जो कि आप लोगों को डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। आप अगर इस वीडियो पे बने रहते हैं, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं बात करूंगा अपने बॉडी के बारे में, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से शुरू करूंगा, मतलब माउथ से लेकर के हमारा इंटरनल ऑर्गन्स तक टिश्यू लेकर के, सेल्स लेकर के, क्या क्या डिजीज़ होते हैं हमारे बॉडी में, क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जो है जनरली तौर से मैं आप लोगों को एक तरह से अवेयरनेस का काम करेगा कि हम अगर कुछ होता है तो क्या करना चाहिए। सपोज दैट आप लोग बात करते हैं करप्शन का, करप्शन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। लोग सांप काट रहा है तो बाबा के पास चले जा रहे हैं कि हाँ झाड़ फूँक कर दीजिए ठीक हो जाएगा, बट वो ऐसा नहीं होता है। लोग क्यों जाते हैं वहाँ पे, इसका कारण क्या है, तो उन्हें पता ही नहीं है कि सांप का जहर होता है, जहर की वजह से लोग मरते हैं, कैसा जहर होता है, कैसे एक्ट करता है, लोग कैसे मरते हैं, इन सब का जानकारी नहीं होने की वजह से लोग जो है बाबा के चक्कर में जाते हैं। अगर किसी आदमी को पता होगा कि सांप काटेगा, काटने के बाद अगर हम लोग जब तक एंटी वेनम नहीं लेंगे कोई चांस नहीं है बचने का, तो क्या होगा। तो वैसे कंडीशन में अगर किसी को पता होगा तो वो बाबा के पास नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल आएगा, एंटी वेनम लेगा, ठीक है। तो जितने भी बाबा वगैरह होते हैं वो सब तो ऐसे ही, जैसे कि कोई नन वेनस सांप काट दिया, मतलब जिसमें वेनम नहीं होता है वो सांप काट दिया, तो एक डर से आदमी को लगना अरे मेरे को तो सांप काट दिया है, मुझे जल्दी से ले चलो, बेहोश वोश होने लगता है। तो ये हमारे बॉडी का फिजियोलॉजी होता है कि दिमाग को पता चलता है काट दिया सांप और वो वेनम बनाने लग जाता है, ठीक है। ऐसे केमिकल सिक्रेट करने लग जाता है जो कि वेनम का काम कर जाता है। और वही लोग बाबा जाते हैं, झाड़ फूँक कर दिए, तो हम लोग को लगता है कि आहा अब तो हम ठीक हो गए, हमको सब कुछ नहीं कर सकता। तो माइंड जो है उस केमिकल को फिर से बनाना छोड़ देता है, हमारा माइंड सोच लेता है कि यार ठीक हो गए, तो धीरे धीरे हमारा बॉडी ठीक हो जाता है इस तरह से। तो बहुत सारे कंडीशन में आप देखे होंगे, सुने भी होंगे कि सांप काट दिया मर गया, बाबा के पास गया झाड़ फूँक कर दिए ठीक हो गया। तो इसका रीज़न बस यही है कि हमारे आसपास जो है उसमें अगर बात करें कि वेनमस स्नैक जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, मात्र 4 से 5% ही ऐसे सांप हैं जो कि जहरीले होते हैं, वेनम प्रेजेंट होता है। बाकी नन वेनस होते हैं वो हमारे फ्रेंड होते हैं, ठीक है। अगर घर में सांप घुस जाता है तो हम लोग तुरंत उसको मार देते हैं, बट ये नहीं जानते हैं कि वो हमारे लिए कितना यूजफुल है।
ठीक है। इसलिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को मारने से पहले हमें सोचना होगा, उनको जानकारी देना होगा। तो मैं ये अपने वीडियो से यही सब चीज़ों की जानकारी दूंगा कि डेली लाइफ में हम लोग क्या ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सारा चीज़ का जानकारी दूंगा। होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे आने वाले वीडियो और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। थोड़ा सा यूनिक मैं इसलिए बनाने का कोशिश किया हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत सारे सब्जेक्टिव वीडियो तो बहुत सारे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। मैं कुछ अलग करने की सोच रहा हूँ। होप सो बने रहिए वीडियो पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।